नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए पुनः जीएस के और करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के उपलब्ध हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। आज धनतेरस का दिन है तो सभी लोगों ने खरीदारी कर चुकी होगी। तो चलिए आइए सभी लोग हमारे वीडियो से जुड़ जाइए। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। और आज धनतेरस का दिन है, आज सभी लोग जो है हमारी वीडियो को लाइक दे दें और एक शेयर कर दें ताकि हमारा जो परिवार है बढ़ सके, क्योंकि हम आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। तो चलिए आइए, आज खुशी का पर्व है, चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1 की ओर। हमारा प्रश्न नंबर 1 किसी पे आ चुका, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 है, अधोलिखित बालों के भारों को खेलों से सुमेलित कीजिए। एक तरफ खेल दिया है, दूसरी तरफ बाल है, मतलब जो बॉल होती है उसका वजन दिया है। क्रिकेट के बॉल का वजन कितना होता है, हॉकी के और वॉलीबॉल के, लॉन टेनिस के और टेबल टेनिस के। तो बताइए किसका। तो क्रिकेट का कितना होता है, तो क्रिकेट का जो आपका होता है 155.9 ग्राम से लेकर के 163 ग्राम तक, ठीक है। ये आपका 5वें नंबर पे ये आपका ए हो गया। और हॉकी का कितना होता है, तो हॉकी का होता है 155 ग्राम से लेकर के 163 ग्राम तक का जो है इसका भी होता है, ठीक है। किसका, हॉकी का। ये आपका चौथा हो गया, ये बी, ठीक है, ये आपका बी है। और वॉलीबॉल का कितना होता है, तो वॉलीबॉल का जो होता है आपका 250 ग्राम होता है, ठीक है। कितना, 250 ग्राम, ये आपका सी है। और लॉन टेनिस का कितना होता है, तो लॉन टेनिस का होता है 56.7 ग्राम से लेकर के 58.5 ग्राम तक के बीच का होता है, ठीक है। किसका, लॉन टेनिस का, ये आपका डी हो गया। और अंतिम बचा है टेबल टेनिस, तो उसका कितना है 2.40 ग्राम से लेकर के 2.53 ग्राम तक होता है, ठीक है। और इसका पहला हो गया, ये आपका ई हो गया। आप सभी इसकी शॉर्ट ले चुके, EDCBA। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा स्क्रीन पर आ चुका, प्रश्न नंबर 2। अधोलिखित स्टेडियम और उनसे संबंधित खेलों में कौन सुमेलित नहीं है। आपसे यहाँ पे नहीं पूछा, अब इसको इंडिकेट कर लीजिएगा। अब बाकी एक जो है नहीं होगा, बाकी जब जो है आपके सुमेलित होंगे। स्टेडियम है और संबंध खेल है। रौला गैरो कहाँ पे कौन सा खेल से संबंधित हैं, ये स्टेडियम है और ये आपका ये मतलब खेल है। तो पोलो से इप्सम इंग्लैंड, डर्बी घुड़दौड़ से, और वेम्बले लंदन में फुटबॉल का है, और वाइट सिटी इंग्लैंड का कुत्तों की दौड़ से संबंधित है, और ब्लैक हीथ लंदन में है रग्बी फुटबॉल से, और बुकलिन जो है संयुक्त राज्य अमीरात का है बेसबॉल से। बताइए इसमें गलत पूछा था, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, जो है ये आपका गलत है। जो रौला गैरो है ये पोलो से संबंधित नहीं है, ये किससे संबंधित है, तो आपके टेनिस से संबंधित है, ठीक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किससे, टेनिस, टेनिस, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाकी सभी आपके राइट हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीसरा। अधोलिखित में से किसे क्रिकेट का मक्का नाम से जाना जाता है, बताइए। ईडन गार्डन को, लार्डर्स को, या ओवल को, या लिड्स को। तो किसको जाना जाता है, तो लार्डर्स को जानता है, ठीक है, लार्डर्स। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर चौथा। मेडिसन स्क्वायर प्रसिद्ध स्थान किससे संबंधित, बताइए। बास्केटबॉल से, टेबल टेनिस से, या बेसबॉल से, या कुश्ती से। तो किससे संबंधित है, आपके बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर पांचवा। अधोलिखित स्टेडियम और उनसे संबंधित शहरों से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपका इसमें से पूछा है कौन सुमेलित नहीं, ठीक है। एक तरफ शहर, एक स्टेडियम है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम चेन्नई, बाराबती कटक, वानखेड़े आपका मुंबई, ग्रीन पार्क कानपुर, ईडन गार्डन कोलकाता का, और साल्ट लेक कोलकाता का, और सवाई मानसिंह जो है जयपुर का। अरुण जेटली मतलब फिरोज शाह कोटला जो है पुराना नाम था, और वर्तमान समय इसका अरुण जेटली दिल्ली का। तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका जो चिन्ना स्वामी जो स्टेडियम है आपका चेन्नई में नहीं, कहाँ है, आपके बेंगलुरु में है। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। यहाँ पे पूछा था ऑप्शन नहीं, तो ही चिन्ना स्वामी कहाँ पे, मैं लिख देता हूँ बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु, ठीक है। आप सभी नोट कर लीजिएगा बेंगलुरु। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर छठवां। एस बाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है, बताइए। इंदौर में, ग्वालियर में, भोपाल में, या जबलपुर में। तो एस बाग जो है आपके भोपाल में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर सातवां। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें आपका सही नहीं पूछा है, तो बताइए। ईडन गार्डन कोलकाता का, वानखेड़े स्टेडियम दिल्ली का, और चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु का, और ग्रीन पार्क कानपुर का। तो बताइए इसमें कौन सा गलत है, तो आप सभी लोग जान के होंगे कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। वानखेड़े आपका कहाँ पे है, तो मुंबई में, ठीक है, कहाँ पे, मुंबई,
ठीक है, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपका मुंबई में, ठीक है, वानखेड़े मुंबई। तो यहाँ पे आपसे गलत पूछा था, तो आपका बी राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 8वां, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, चेन्नई में, हैदराबाद में, मुंबई में। तो कहाँ पे स्थित है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम? तो आपके हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 9वां, ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? बताइए, कोलकाता में, मुंबई में, जमशेदपुर में, कटक में। तो कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से राइट ऑप्शन, आपके मुंबई में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 10वां, कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? बताइए, कटक में, रायपुर में, कोलकाता में या जमशेदपुर में। आपका कीनन स्टेडियम जो है आपके जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 11वां, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? बताइए, केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद, और ऑप्शन बी है राज्यों के परस्पर विवाद, ऑप्शन सी है मूल अधिकारों का संरक्षण, और ऑप्शन डी है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो बताइए किसके लिए है? तो आपका मूल अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। तो चलिए इसके साथ हम आपको ये बताते हैं उच्च न्यायालय का जो प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका जो है 214, ठीक, कितना? 214, ठीक है, आप इसको नोट करिए, 214 अनुच्छेद में, ठीक है। और आपका उच्चतम न्यायालय जो है, ये सभी लोग को पता होगा कितना, 124 124 अनुच्छेद, ठीक, 124 अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 124। और इसका जो है उच्च न्यायालय का 214 में। आप सभी इसकी साथ ले चुके। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? बताइए, क्या अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बताइए किसका करते हैं? तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है, इसका उत्प्रेषण का। चलते हैं प्रश्न नंबर 13वां, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है। बताइए किसके द्वारा? ऑप्शन ए है एक अधीनस्थ न्यायालय को ही वह पुनरीक्षण मतलब रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। ऑप्शन बी, एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह किसी मामले विशेष में अग्रतर कार्यवाही रोक दे। ऑप्शन सी, एक अधिकारी को ही वह पद विशेष पर बने रहने के अधिकार को बताए। ऑप्शन डी है एक पब्लिक अथॉरिटी को ही कि वह किसी बंधक बनाए व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुत कर दे। बताइए क्या राइट आंसर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। माफी चाहूँगा, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण जो है रिव्यू मतलब हेतु मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित करे। तो आपको इसके साथ ही बताते हैं रीट जो आपका किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आपको रीट के मामले जो हैं 232 से 32 अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद आपका 226 में रीट के मामले संबंधित जो है जिससे रीट दाखिल करने का अधिकार होता है। जैसे अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का क्या है? अधिकार प्राप्त है, ठीक है। इन रिट में जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट शामिल होते हैं। कितने प्रकार के रिट शामिल होते हैं? आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण नंबर 1, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा अधिकार परीक्षा और पांचवा है उत्प्रेषण रिट। तो आपको जो है उच्चतम न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। वही आपको जो है उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अनुसार और 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को, ठीक है। आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। मैं आपको पुनः बताता हूँ कितने प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। तो 5 प्रकार के। 5 प्रकार क्या है? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा परमादेश है और तीसरा प्रतिषेध है, चौथा अधिकार परीक्षा है और पांचवा उत्प्रेषण रिट शामिल है, ठीक है। और ये जो आपके उच्च न्यायालय को किस संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शामिल है और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है आपका उच्चतम न्यायालय जो है इस रिट को मतलब वो करता है, जारी करता है, ठीक है। कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के छत्र। प्रश्न नंबर 14 स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा। तो कौन सा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रतिषेध, ठीक है। ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं पूछा है, ठीक है। आपको इसमें पूछा है नहीं सुमेलित है। कानून के समक्ष समानता जो है नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है।
और राज्य के नाम का परिवर्तन जो है राज्य विधानसभा की शक्ति के निहित है। नए राज्य का निर्माण जो है संसद की शक्ति का है। सरकारी नौकरी में अवसर जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त की समानता है। तो बताइए इसमें आपसे गलत पूछा था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, राज्यों का जो होते हैं नाम में परिवर्तन का जो अधिकार तो राज्य विधानसभा की शक्ति का नहीं है, ये संसद की शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें से आपसे नहीं पूछा था और बाकी आपके ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16वां। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। आपसे पूछा इसमें सम्मिलित मौलिक अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो कानून के समक्ष समानता, और ऑप्शन बी है सामाजिक समानता, ऑप्शन सी अवसर की समानता, ऑप्शन डी आर्थिक समानता। तो क्या शामिल नहीं है, तो आपका आर्थिक समानता जो होता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। कानून की समझ समानता होता है, सामाजिक समानता और अवसर की समानता। मतलब अवसर जो है समान अवसर हर चीज़ में, किसी प्रकार में, जैसे कोई चुनाव है तो उसमें महिला पुरुष को एक बराबर, या कोई ऊंच नीच किसी भी जाति का हो एक समान, चाहे नौकरी हो चाहे कुछ हो। या सामाजिक समानता मतलब जात पात से छुटकारा। और कानून की समझ समानता, ना तो कोई गरीब है ना कोई अमीर है और ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सबको एक समान जो है कानून की नज़र में देखा जाता है। परंतु आर्थिक समानता के मामले में मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं शामिल है। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य उपरोक्त सभी, तो किसमें है, तो आपके मौलिक अधिकार में। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ये मौलिक अधिकार का प्रावधान कितने से कितने संविधान में, तो अनुच्छेद आपका जो है 14 से लेकर के 35 तक। ठीक है, आपके अनुच्छेद माफ़ी चाहूँगा 12 से लेकर के 35 तक के जो है अनुच्छेद में आपका इसका प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 18। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई। बताइए, अनुच्छेद 15 के भाग 4 में, अनुच्छेद 15 के 5 भाग में, अनुच्छेद 16 के भाग 4 में, अनुच्छेद 16 के 5 भाग में, तो किसे की गए, तो अनुच्छेद 15 के 5 भाग में। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही पूछा है। ऑप्शन ए है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में ने समर्थन किया था। ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। ऑप्शन सी अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। और ऑप्शन डी है क्रिस्ट मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो बताइए इसमें क्या सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन। जो है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो प्रस्तुत की गई थी उसने समर्थन किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं। बताइए, सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, मानववाद, तो किसके अधीन नहीं है, तो आपके मानववाद के अंतर्गत नहीं है। ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 21। स्थिर तारे जिनकी अवस्थिति पृथ्वी से परिवर्तित नहीं होती कहलाते क्या करते हैं। डॉग स्टार, लाल दानव, श्वेत वामन, ध्रुव तारा, तो क्या कहलाते हैं, तो वो ध्रुव तारा कहलाते हैं। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 22। किस तरंग के तारे का तापमान अधिक होता है। बताइए, नीला, लाल, पीला, श्वेत, तो किस तारे का तापमान अधिक होता है रंग के तारे का, तो आपके ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नीले रंग के तारे का जो है तापमान सबसे अधिक होता है। प्रश्न नंबर 23। ऐसे तारे जिनकी त्रिज्या सूर्य की त्रिज्या का 50 से 250 गुना अधिक होती है कहलाते, बताइए, विशाल तारा, कैपेला तारा, अति विशाल तारा, वेगा तारा, तो क्या कहलाते हैं, वो आपके अति विशाल तारा कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 24। काला बौना के नाभिक में किस तत्व की अधिकता होती है। बताइए, हाइड्रोजन की होती है, हीलियम की होती है, हल्के तत्व की होती है, कार्बन की होती है, किसकी होती है, तो कार्बन की जो होती है अधिकता होती है। ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 25। किसी तारे के अंत का प्रारंभ किस अवस्था में माना जाता है। बताइए, रक्त वामन में, न्यूट्रॉन तारे में, श्वेत वामन में, काला वामन से, तो बताइए किसमें, तो आपका रक्त वामन से। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 26। विस्फोट तारा जो अत्यंत द्वीप्त मतलब चमक उत्पन्न करता है वह न्यूट्रॉन तारा है, पल्सर तारा है, सुपरनोवा है या ब्लू स्टार है, तो क्या है राइट आंसर, तो राइट आंसर है सुपरनोवा। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं। बताइए, एडविन हब्बल,
एस चंद्रशेखर, स्टीफन हॉकिंग्स और स्टीवन विनबर्ग। तो किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर महोदय ने। ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी वह एक वस्तु है जिसके सशक्त गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण प्रकाश का भी उसकी सतह से पलायन नहीं हो पाता है? बताइए। न्यूट्रॉन तारा, श्वेत वामन तारा, कृष्ण वीवर मतलब ब्लैक होल और सुपरनोवा तारा। तो किसका नहीं हो पाता है? तो कृष्ण वीवर ब्लैक होल का नहीं हो पाता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 29। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी सूर्योच्च कहलाती वह स्थिति आती कभी? किस मार्च को आती है? 23 सितंबर को आती है, 4 जुलाई को, या 25 दिसंबर को? तो कब आती है वो स्थिति? तो आपकी 4 जुलाई को आती है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 पे आ चुका है। सूर्य के रासायनिक संगठन में है, बताइए कितना? हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है? 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व है 2.5%। और ऑप्शन बी है हाइड्रोजन 26.5%, हीलियम 71%, अन्य तत्व 2.5%। हाइड्रोजन जो है आपका 2.5%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 71%। और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 2.5% है, अन्य तत्व जो आपके 26.5%। तो राइट आंसर क्या है? तो जो है आपके सूर्य के रासायनिक संगठन में जो होता है हाइड्रोजन 71% होता है, हीलियम 26.5% होता है और अन्य तत्व आपके 2.5% होता है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 31। विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को कहते हैं, क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। ऑप्शन बी स्थल मंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो क्या कहा जाता है? तो उसको जैवमंडल कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 32। घरों में सजा सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम परितंत्र को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? हर्बेरियम कहा जाता है, या एक्वेरियम कहा जाता है, या हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, या वीडियो कोन कहा जाता है? क्या कहा जाता है तो उसको? तो एक्वेरियम कहा जाता है। ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है, क्या होता है? स्वनियंत्रित होता है, कृत्रिम परितंत्र होता है, जलीय तंत्र होता है, या अंतरिक्ष परितंत्र होता है? तो क्या होता है? दो कृत्रिम परितंत्र होता है, माफी चाहूंगा, कृत्रिम परितंत्र होता है। ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 34। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, बताइए। वन परितंत्र है, फसल परितंत्र है, घास स्थल परितंत्र है, या ऑप्शन डी अलवणीय जल परितंत्र है? तो क्या है? तो फसल परितंत्र होता है। ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है, या सूर्य है? तो कौन है? आप सभी लोग को पता होगा। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। सूर्य होता है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36। जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक को कहते हैं? भक्ष्यपोषी, उपभोक्ता, अपघटक, या प्राथमिक उपभोक्ता? तो किसे कहते हैं? तो आपके अपघटक को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 37। परितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी है, अस्थायी अवस्था होती है, खाद्य जाल, जैव संरचना, या पोष रीति? तो क्या है वो? तो आपकी जैव संरचना होती है। ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 38। प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता हो तो मोर होगा प्राथमिक उपभोक्ता होगा, पादपों का अंतिम अपघटक होगा, या प्राथमिक अपघटक होगा, या ऑप्शन डी खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता होगा? तो क्या होगा? तो खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता होगा। ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 39। मृत पोषणीय झील का उदाहरण बताइए। कश्मीर की डल झील, उड़ीसा की चिल्का झील, और राजस्थान की सांबर झील, और ऑप्शन डी है दक्षिण भारत की ऊटी झील। तो कौन सा राइट आंसर है? तो राइट आंसर है माफी चाहूंगा, राजस्थान की सांबर झील। ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, जो मृत पोषणी झील का उदाहरण। चलते हैं प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित जलवायवीय कारकों में से कौन पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? बताइए क्या राइट आंसर है? तापक्रम परिवर्तन, ऑप्शन बी पवन, सूर्य प्रकाश या मतलब धूप की दशाएं, या ऑप्शन डी जल की प्राप्यता? तो क्या राइट आंसर है? तो राइट आंसर पवन जो है सबसे कम प्रभाव डालता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 41। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक उपक्रम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया? बताइए। IREDA को, या ऑप्शन बी ITDC को, या ऑप्शन डी MTNL को, या ऑप्शन डी AAI को? तो किसे दिया है? तो IREDA को जो है नवरत्न कंपनियों की दर्जा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 42। हाल ही में भारत के पहले बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी कच्छ गुजरात में,
ऑप्शन सी चांदीपुर आपका उड़ीसा में है, और ऑप्शन डी नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ किया गया है? तो आपके झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। किसका? बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन जो है झाकड़ी हिमाचल प्रदेश। चलते नेक्स्ट पे प्रश्न नंबर 43। हाल ही में किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला? बताइए, बांग्लादेश की हैं, ये भारत की हैं, पाकिस्तान की हैं, मॉरिशस की हैं? तो ये कहाँ की हैं? आपके बांग्लादेश की हैं। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43। लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसे दिया गया? बताइए, राफेल नडाला, नोवाक जोकोविच, टैनी मुनरो और जॉनसन जेन। तो किसे दिया गया है? तो नोवाक जोकोविच को दिया गया। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते प्रश्न नंबर 45। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया? बताइए, नई दिल्ली में, पटना में, तिरुवनंतपुरम में या जयपुर में? तो कहाँ किया गया? तो आपके नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते प्रश्न नंबर 46। हाल ही में देश के 26वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला? बताइए, दिनेश कुमार त्रिपाठी ने, वी.आर. चौधरी ने, अनिल चौहान ने, मनोज पांडे ने? तो किसने संभाला है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47। 1 से 30 अप्रैल 2024 अप्रैल महीना, पूरा अप्रैल महीना का किस रोग के जागरूकता माह के रूप में मनाया गया था? विश्व हृदय रोग जागरूकता माह, ऑप्शन बी विश्व क्षय रोग जागरूकता माह, ऑप्शन सी ऑटिज्म जागरूकता माह, ऑप्शन डी विश्व पोलियो जागरूकता माह के रूप में। तो किस रूप में? तो ऑटिज्म जागरूकता माह के रूप में। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास उज्बेकिस्तान के तरमेज में संपन्न हुआ? बताइए, सेम्बेक्स 2024, डस्टलिक 2024, इंड्यूज जेके 2024 और सीमैक्स जो है 2024। तो क्या है? तो डस्ट लिंक 2024, ठीक है, लिंक। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 49। हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? शाहरुख खान को, अमिताभ बच्चन को, अक्षय कुमार को, आशा भोसले को? तो किसे किया गया है? तो आपके अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 50। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित KISS किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को, मुकेश अंबानी को, निर्मला सीतारमण को और ऑप्शन डी रतन टाटा को? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके रतन टाटा को, जो कि वर्तमान समय में ये हम लोगों के बीच में नहीं है, क्योंकि एक अनमोल भारत रत्न थे। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जाने से पहले एक लाइक और शेयर कर दें, ताकि जो है हमारे परिवार की संख्या जो है बढ़ सके। और आज धनतेरस का दिन है, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक बधाई। बहुत बहुत आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।